I begin to. हे गाइस, आज के वीडियो में मेरे पास एक बुकलेट है, नॉट बुकलेट, ये मेरी नोटपैड है और इसमें मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट किस चीज़ की है? ये लिस्ट है उन पॉइंट्स की जो मुझे लगता है कि आपको जर्मनी में अगर आप आएंगे तो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सारी इंपॉर्टेंट बातें इस लिस्ट में है। ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। हो सकता है कुछ के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हों, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। तो पर क्योंकि ये मेरी लिस्ट है तो ऑब्वियसली मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ आपको एक्सपीरियंस करके अच्छा लगेगा। तो शुरू करें। सबसे पहला, करप्शन फ्री सोसाइटी। जर्मनी कंपैरेटिवली वर्ल्ड में सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज़ में से एक है। ऑब्वियसली स्वीडन, डेनमार्क वो कहीं और ऊपर है, लेकिन फिर भी जब करप्शन की बात आती है तो जर्मनी में कंपैरेटिवली करप्शन काफ़ी कम है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अनुभव हो सकता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में करप्शन कम होगा वहाँ आपके हुनर के हिसाब से वहाँ आपको अधिकार मिलेंगे, वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगा। और सब कुछ अगर ईमानदारी से होगा तो आपको सोसाइटी में डरना नहीं पड़ेगा, आपको धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी, आपको टेढ़े रास्ते नहीं ढूंढने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी बात है कि जर्मनी में करप्शन काफ़ी कम है। दूसरा, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप जर्मनी में आएंगे तो आपको देखकर, अनुभव करके अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, वो है इट्स पीसफुल हियर। रूहे साइट हो, रूहे टाग हो, संडे हो, कंपैरेटिवली शांत है। अगर आप क्लब्स में जाएंगे, ऑब्वियसली पब्स में, बार्स में, जहाँ पार्टी का माहौल होना चाहिए वहाँ ऑब्वियसली इट्स लाउड एंड इट्स म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, बट इन जनरल जर्मनी में जो है चीज़ें काफ़ी पीसफुल हैं, शांत हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। मुझे अभी भी ध्यान है, मैं जब दिल्ली में जॉब करता था तो कई बार दोस्त के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते और ट्रैफिक में फंसते तो मैं कहता यार ऐसा दिल कर रहा है कहीं पहाड़ों पे चला जाऊं। यहाँ आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी वो पहाड़ों पे जाने की इच्छा अब उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मुझे वैसा सा पीस, वैसी सी शांति मिल जाती है। सिटी से थोड़ा ही बाहर निकलते ही आपको वो सुकून, वो शांति मिल जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, अगर अपन बात करें नेचर की, तो दोस्तों जर्मनी में ग्रीनरी बहुत है, इट्स ब्यूटीफुल। और जर्मनी का जो 33% लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है। नो डाउट जर्मनी जो है यूरोप में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। ब्लैक फॉरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत है और पूरा घना एरिया जो है सिर्फ पेड़ है। मज़े की बात, जर्मनी में 90 बिलियन से ज़्यादा पेड़ है ना इंटरेस्टिंग। और ग्रीनरी को लेके लोग काफ़ी जागरूक भी हैं, तो आपको पीस के साथ साथ वो ग्रीनरी, वो नेचर का टच हर जगह मिलेगा जर्मनी में। बड़ी सिटीज़ में भी सेंट्रल पार्क्स हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं, तो आपको वो नेचर का टच हर जगह मिलेगा और वो काफ़ी सुकून देता है जब आप ऐसा लगे कि आप नेचर का ही हिस्सा हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है इस लिस्ट में से वो है दोस्तों रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। वर्ल्ड में फेमस हैं जापानीज़ लोग और जर्मन लोग रूल्स को लेके बहुत फेमस है, क्योंकि वो रूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और मज़े की बात है, जब आप इस सोसाइटी में आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये देखकर कि एक बार अगर ये समझा दिया जाए कि ये रूल है और ये क्यों ये एक रूल है, तो हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उसको फॉलो करता है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ आप रूल तोड़ेंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। बहुत जगह ऐसे भी केसेस हुए हैं कि मान लीजिए कोई रेड लाइट की रिस्पेक्ट ना कर रहा हो तो, और कोई बच्चा देख रहा हो तो बड़ा उसकी आँख पे हाथ रख लेता है, और जो भी ऐसा कर रहा होता है उनको बोलते हैं कि किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप सोसाइटी के लिए। तो ये इस तरह का रूल्स को लेके जो एटीट्यूड है वो बड़ा हेल्दी है और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर कोई रूल तोड़ता भी है तो ऐसा नहीं है, उसको टोक दिया जाता है, विच इज़ गुड, क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक सोसाइटी में वो चीज़ें हर कोई फॉलो करेगा नहीं। तो रिस्पेक्ट फॉर रूल्स बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप फील करेंगे। और एक बार रूल्स समझ आने के बाद, आदत होने के बाद, इनफैक्ट वो जहाँ रूल्स नहीं होंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या केओस है, ये क्या चल क्या रहा है। चौथा जो पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आपको पॉजिटिव लगेगा, वो है एजुकेशन इन जर्मनी में एजुकेशन, आई एम श्योर अब तो इतने सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही रहते हैं अलग अलग मीडियम से कि जर्मनी में एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है। ट्यूशन फ़ी यहाँ लगती नहीं है और
कॉलेजेस में भी अगर थोड़ी बहुत फ़ीस लगती भी है तो 300 यूरो 400 यूरो सेमेस्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियन करेंसी में 25,000 30,000 रुपये। तो एजुकेशन यहाँ ऑलमोस्ट फ्री है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो बचपन से सबको अच्छे स्कूल्स एक्सेसिबल हैं, और क्योंकि फ्री है तो आपको वो सोचना नहीं पड़ता। तो हर किसी को, हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे मान लीजिए यूएस से, तो यूएस में जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, बहुत लोग लोन इतना ले चुके होते हैं कि शुरू के जॉब के कुछ महीने या साल तो उनका वो लोन रीपे करने में लग जाते हैं। जर्मनी में ऐसा जनरली नहीं है। तो आप जैसे ही अपनी एजुकेशन पूरी करके जॉब लाइफ में जाते भी हैं, डे 1 से आप अच्छा सैलरी कमाना और सेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लोन रीपे नहीं करना, विच आई फाइंड रियली इम्प्रेसिव। तो हाँ, जर्मनी में एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इट्स ऑलमोस्ट फ्री। ये मेरे पीछे जो आप बड़ा सा रॉक देख रहे हैं, इट हैज़ अ फेस। इसका एक अपना चेहरा है फ्रंट में, आपको दिखाऊंगा मैं। तो वो कोई बहुत फेमस रॉक नहीं है ये, बट इट्स इंटरेस्टिंग। और बाजू में साइड में किसी ने जर्मन में लिखा भी हुआ है कि एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट, विच इज़ क्वाइट ट्रू। अगला पॉइंट जो मेरी इस लिस्ट में है दोस्तों, वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। जर्मनी में क्योंकि आप जब टैक्सेस दे रहे होते हैं, टैक्सेस के साथ साथ आप सोशल सिक्योरिटी एडिशनल टैक्सेस उसके दे रहे होते हैं, आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का अलग से पे कर रहे होते हैं। तो वो सब जब आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद जब आप बाद में कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट फ्री है और आपके चार्जेस पैसे लगते नहीं हैं। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि कोई कम कमाता हो या कोई बहुत ज़्यादा कमाता हो, वो सेम डॉक्टर के पास जा सकता है, वो सेम तरह का ट्रीटमेंट ले सकता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जर्मनी में काफ़ी अच्छी हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो टैक्सेस और इंश्योरेंसेस पे करने के बाद ऑलमोस्ट फ्री हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस सोसाइटी में ऐसा हो तो वहाँ फिर आपको कम से कम ये सुनने को नहीं मिलेगा कि पैसे की कमी की वजह से किसी की जान चली गई हो। वो नीड फुलफ़िल हो चुकी होती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और ऑलमोस्ट फ्री हैं। अगली चीज़ जो इस लिस्ट में है दोस्तों, वो है ये मैंने शुरू के 2 साल बहुत यूज़ किया है ये, और मुझे बड़ा बेनिफिशियल लगा यहाँ। वो है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वेल कनेक्टेड है। और अगर आप एक सिटी में ही रहते हैं और आप जॉब भी सेम सिटी में करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको नीड फील होगी नहीं कि आपको एक कार चाहिए, आपको पर्सनल गाड़ी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है और इतना वेल कनेक्टेड है। मंथली टिकट मिलती है यहाँ, वो अगर आप एक बार पे कर दें तो फिर आप अनलिमिटेड ट्रिप्स उस सिटी में, उस एरिया में ले सकते हैं। अराउंड 85 यूरो 90 यूरो पर मंथ लगता है, जो कि मैंने अभी सुना है कि जून से 9 यूरो पर मंथ होने वाला है, एटलीस्ट 3 महीने के लिए, विच इज़ फैंटास्टिक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है, काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, होपफुली फ्यूचर में हो जाए। रीज़नेबल है, लेकिन नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी वेल कनेक्टेड है। अगला पॉइंट जो इस लिस्ट में है दोस्तों, जो कि आप जर्मनी आएंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये कि जर्मनी इज़ मेड फॉर बाइक्स। अब वो बाइक्स ब्रुम ब्रुम अपने वाली नहीं बाइसिकल्स, तो जो कि यहाँ बाइक्स ही बोली जाती हैं। तो बाइसिकल्स के लिए या बाइक्स के लिए यहाँ पे बहुत जगह स्पेशल रोड्स हैं। रोड्स के साइड में स्पेशल एक जोन है जिसमें सिर्फ बाइसिकल ही चलनी अलाउड होती है, और उस चीज़ को ध्यान में रख के सिटीज़ डेवलप की गई हैं। और नई सिटीज़ में या सिटीज़ में जो नए एरियाज़ हैं, वहाँ तो स्पेशल अटेंशन इस बात को दी जाती है। तो हर जगह बाइसिकल को चलने के लिए अपना स्पेशल रास्ता मिलता है, और आप बस में, ट्रेन में बाइक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और दूसरे शहर में आपका ऑफिस स्टेशन से दूर है, तो आप यू कैन कैरी योर बाइक विद यू ट्रेन में, और उसके बाद दूसरे शहर में पहुंचने के बाद आप बाइक से अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है दोस्तों कि यहाँ पर बाइक चलाने के लिए हर जगह फैसिलिटीज़ दी गई हैं और एक्सेसिबल है सबको, और आप ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनी बाइक अपने साथ ले जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत रिच लोग भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, वो सब भी बाइक बड़े प्राइड से चलाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा एक व्यवहार है, और ऑब्वियसली नेचर के लिए सस्टेनेबल है, और इट्स गुड फॉर एवरीवन, इट्स हेल्दी हैबिट ऑल्सो। लेकिन वो सुविधाएं हैं तो इसलिए वो कर पा रहे हैं, विच इज़ गुड। अगला पॉइंट दोस्तों जो इस लिस्ट में है, जो आप जर्मनी आएंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़।
मैं शुरू में जब जर्मनी आया मैं बहुत घूमा हूँ दोस्तों, मैं बहुत घूमा हूँ ऑनेस्टली। आसपास के जितने देश हैं हर जगह गया हूँ और बहुत मज़ा आया। और स्पेशली अगर आप एशिया से यूरोप आते हैं तो आपके लिए ये सब बहुत नया है। कल्चर, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की आर्ट, जो कि आप किताबों में ही पढ़ते थे, तो वो जब आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ के तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जर्मनी में रहते हुए ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, क्योंकि जर्मनी जो है वो सेंटर में है। तो जर्मनी के लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। 9 कंट्रीज़ तो जर्मनी का बॉर्डर टच करती हैं। तो आप किसी भी तरफ निकल जाओ, आप नए देश पहुंच जाओगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और बहुत दूर नहीं है, जैसे अपने दिल्ली से बेंगलोर जितना डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस में मैं इस सिटी से, डुसलडॉर्फ से स्पेन पहुंच जाता हूं और इटली पहुंच जाता हूं। तो ये तो वो सिटीज़ है जहां आपको फ़्लाइट चाहिए। अगर यहाँ से मुझे पेरिस जाना हो तो 400 किलोमीटर के करीब होगा, तो आप गाड़ी लेके आराम से जा सकते हैं। एम्स्टर्डम जाना हो तो दोस्तों यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है बाई रोड। तो बहुत ही फैंटेस्टिक है। जर्मनी में रहते हुए आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी और आपको बहुत मज़ा आएगा ये नया कल्चर, हर कंट्री का कल्चर एक्सपीरियंस करने में। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, लेट मी टेल यू दैट। अगला पॉइंट जो अपनी लिस्ट में है दोस्तों वो है सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। अब ये 2 अलग अलग पॉइंट है लेकिन मैंने एक साथ रखे हैं। सेफ्टी का मतलब है कि आप जब घर से बाहर जाते हैं, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, यानी कि जो भी घर में फीमेल मेंबर हैं, वो घर से अगर बाहर जाएं तो आपको सोचना नहीं पड़ता दोस्तों। मैंने यहाँ रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी लोगों को अकेले घूमते देखा है। मैंने कहीं कोई इंसिडेंट देखे नहीं। ऑफ कोर्स वर्ल्ड हर जगह थोड़ा सा टेढ़ा तो है ही, तो आपको हर जगह अटेंटिव रहना चाहिए। लेकिन मुझसे बहुत बार यूट्यूब पे भी जो फीमेल ऑडियंस है वो पूछ लेती हैं कि जर्मनी कैसा है लेडीज़ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, एशियन गर्ल्स के लिए, एशियन वुमेन के लिए जर्मनी कितना सेफ़ है। मैं कहूँगा इन जनरल जर्मनी विमेन के लिए काफ़ी सेफ़ है, ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ है, लेट नाइट कहीं जा रहे हैं वो भी सेफ़ है। पर हाँ, विमेन के केस में मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी रहें, कितना भी सेफ़ हो, फिर भी अपनी तरफ से तो आपको एहतियात रखना ही चाहिए, अलर्ट, अटेंटिव रहना ही चाहिए। लेकिन हाँ, जर्मनी में रहते हुए आपको वो अनसेफ वाली फीलिंग आएगी नहीं। आप आराम से कहीं भी अकेले भी घूम सकते हैं। और मैंने यहाँ आज तक कभी कहीं किसी को बदतमीज़ी करते हुए देखा नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट कहीं हुए और मेरे नोटिस में ना आए वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल इट्स क्वाइट सेफ़ हियर और लोग जेंटलमैन की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो हाँ, सेफ्टी अगर आपका कंसर्न हो तो जर्मनी में यू विल लाइक इट। दूसरा मैंने कहा दोस्तों कि सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब आप इतने टैक्सेस भर रहे हैं, इंश्योरेंसेस का पे करते हैं, उसके बाद जो सोसाइटी का एक सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें काफ़ी हद तक बहुत चीज़ों का ध्यान रख लिया जाता है। जैसे कि बुज़ुर्ग होने के बाद आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक रेंट फिर पे कर रहे होते हैं। और अगर मान लीजिए किसी रीज़न से किसी की जॉब भी चली जाती है तो उसके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, और उनको अगले 2 साल तक या जॉब मिलने तक उनकी सैलरी का कुछ एक हिस्सा मिलता रहता है, जो कि उनको सपोर्ट देता है ताकि वो दोबारा जब अपनी जॉब ढूंढ पाएँ तो तब तक उनको सपोर्ट मिलती रहे और फिर से वो मेन स्ट्रीम में अपना जैसे पहले काम करते थे वैसे करें। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के लिए और ये आपको यहाँ मिलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो जर्मनी में आप नोटिस करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर जगह, वो ये है कि जर्मनी इज़ वेरी रिसाइकलिंग फ्रेंडली कंट्री। गार्बेज अलग करने से लेकर बॉटल्स सेग्रीगेट करने तक हर चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ता है। और शुरू में हो सकता है ये गणित समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन एक बार समझने के बाद आपकी हैबिट वैसी हो जाती है कि आप फिर कहीं और भी चले जाए ना तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये प्लास्टिक है तो मैं कहाँ फेंकूँ, ये पेपर है तो मैं कहाँ फेंकूँ, ये बॉक्सेस हैं, ये पैकेजिंग है, मैं कहाँ फेंकूँ। आप सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जर्मनी में इंडिविजुअल घर के लेवल पे ही ये सब सेग्रीगेट करवा लिया जाता है, तो उसके बाद उसको रिसाइकिल करना ईजी रहता है। तो ये भी आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। और बॉटल्स तो आई थिंक जर्मनी में जो फांड सिस्टम है उसकी वजह से वर्ल्ड में हर जगह, अब तो बहुत जगह अपने देश में भी ये सुविधा आ चुकी है कि आप प्लास्टिक की बॉटल कहीं भी यूँ फेंक नहीं सकते। तो जर्मनी में आपको सुपरमार्केट में वो जाकर बॉटल वापस करनी होती है और उसके बदले आपको जो आपने फांड पे किया था बॉटल खरीदते वक्त वो आपको वापस मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। लास्ट पॉइंट जो इस लिस्ट में है दोस्तों वो है वर्कर्स राइट। जर्मनी में जो वर्कर्स राइट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर बड़ी कंपनी में बेतरीबरात होती है, वर्क काउंसिल होती है और ध्यान रखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और
ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ, तो आपको बड़ा पॉजिटिव लगेगा ये भी। और इसी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, उनके राइट्स का, उनकी सुविधाओं का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब आप कहेंगे अजय ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ चैलेंजिंग भी होगा, कुछ निराशाजनक भी होगा, डेफिनेटली है ना, लेकिन उसका अपने आप में फिर एक अलग से वीडियो बन सकता है, मे बी इस वीडियो का पार्ट 2 अगर आप चाहेंगे। मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपका इंटरेस्ट हो वो जानने में। पर ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप यहाँ आते ही नोटिस करेंगे, ये आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेंगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी अजय पैसे का तो जिक्र किया ही नहीं। पैसे का तो ऐसा है दोस्तों कि पैसा तो मुझे ऐसा लगता है अपने देश में रहते हुए भी लोग बहुत कमाते हैं, और पैसा और भी देशों में आप बहुत कमा सकते हैं। तो वो फैक्टर और वो किसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बना पाएँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन, जहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे एक सेफ्टी का माहौल हो, अच्छा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बन पाए और ये सब सबको एक्सेसिबल हो और ये सस्ता हो या ऑलमोस्ट फ्री हो, तो उसके बाद फिर जो पैसा है वो एक आंकड़े के बाद, एक नंबर के बाद बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार और होना चाहिए। जर्मनी में या यूरोप में वो आंकड़ा लगभग 60,000 यूरो पर ईयर के आसपास है। उसके ऊपर का जो भी पैसा है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से कि उतने तक अगर आप कमाते हैं और उसके ऊपर अगर आप और बहुत कमा रहे होते तो आपकी जो हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आप ज़्यादा पैसे के साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, लेकिन उतना हो तो चलता है। तो पैसे का ऐसा है कि एक नीड वाली लिमिट तक अगर आपको मिल जाए तो उसके ऊपर फिर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं कि बहुत पैसा होते हुए भी एक जगह आप ख़रीद नहीं पाएंगे ये चीज़ें। ये चीज़ें एक सोसाइटी में बनानी ही पड़ती हैं। तो जैसे कि सेफ्टी है या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, ग्रीनरी है, पीस है, रूल्स के लिए रिस्पेक्ट है, इस तरह की सोसाइटी आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते। ये वक्त लेती है ये बनने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट लगा मुझे बताना, या इन जनरल भी आपको अगर आपका कोई भी विचार हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।